अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी क्या? नो सर। अच्छा अच्छा, सही किया तुमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके। थैंक यू थैंक यू। तो इसमें एक इश्यू आ गया था कल कि इसका मैंने ये वाला थीटा स्क्वायर ही होगा, थीटा नहीं होगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। क्योंकि देखो इसका डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, इसके डेरिवेशन पोर्शन में मैं नहीं जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है, आप अगर आपको उसको समझने की कोशिश कीजिएगा ना, कि अगर मान लेते हैं कि अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि आप देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसके ऊपर एफ नेट निकालने की कोशिश करते हो, अगर इस पार्टिकल के ऊपर एफ नेट निकालने की कोशिश करते हो, तो ये अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या रेस्ट पे है कि नहीं? ये अर्थ के साथ घूम रही है, गोल 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 घूम रही है, तो ये तो रेस्ट पे है। तो अगर यहाँ न्यूटन्स लॉ लगाता हूं, कि यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाता हूं, तो इस पार्टिकल पे जो कि रखा हुआ होगा, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और एक जी लग रहा होगा यहाँ पे, एफ जी, राइट। इसको क्या होना चाहिए था, ये तब ये दोनों होते और यहाँ पे एक्सीलरेशन एम ए इज इक्वल टू 0 आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये घूमते हुए ग्लोब पे है, तो यहाँ पे एक और कंपोनेंट आ जाता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल। अब ये क्या करता है कि इसके कारण अब देखो एफ जी जो होता है वो अब किसके बराबर हो गया? सेंट्रीफ्यूगल प्लस नॉर्मल। नॉर्मल भी मैं ना बोलूं ना, इसको इसको मैं ऐसे दिखाना चाहिए मुझे, एक ऐसा फोर्स, इसको कहूंगा कॉन्टेक्चुअल फोर्स। कॉन्टेक्चुअल फोर्स में दोनों कंपोनेंट आ सकते हैं, दिखाई दे रही। ठीक है? दोनों नहीं दिखाई दे रही है बेटा स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। अच्छा, उस समय मेरे को एक्सेस नहीं था, उसके बाद आ गया। अच्छा, अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बात समझ लो, इसके डेरिवेशंस में अगर जाते हो ना, तो इसका डेरिवेशन दिया हुआ है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करके इस कंपोनेंट को रिजॉल्व कर देना है। किसके अलाउ? एक तो आर के अलाउ और एक आर के परपेंडिकुलर, और उसके बाद जो फोर्स लिखोगे उसको कंपेयर करोगे किसके साथ? एम डैश जी के साथ। तो उसके बाद जो आता है, एक सेकेंड यहाँ इसका चले जाने दो। तो यहाँ पे जो आपके पास नॉर्मल आता है वो इसके बराबर आ जाता है, ये एम डैश जी आ जाता है, वो इसके बराबर आ जाता है। ये सॉल्व डेरिवेशन जब आप सॉल्व करोगे तब आता है। ये मैं इसका रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको एग्जामिनेशंस में सीधे रिजल्ट्स के ऊपर आएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो आज से याद रखिएगा कि जी डैश को हम बोलेंगे अपैरेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज अपैरेंट वैल्यू, दिस इज इक्वल टू जी। अगर अर्थ स्पिन ना करता तो उस कारण पे, उस पॉइंट पे जो जी होता, जी किसके बराबर होता? कोई हाँ अब ठीक है, जी किसके बराबर होता है यहाँ पे? ये होता, ये चीज हमने देखा था कि नहीं? तो ये जी क्या होता है? इस इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती यहाँ पे। अगर ये जी, अगर ये रुका हुआ होता तो, अगर नहीं होगा तो जी डैश बन जाएगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अपैरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू जी। तब जब ये ना चल रहा होता, स्पिन हो रहा होता, माइनस अगर ये स्पिन हो रहा है तो किस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हो रहा है, इसका रेडियस क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा जो होता है ये होता है लैटिट्यूडनल एंगल। ये कैसे निकालते हैं? तो आपको बोला था एक इक्वेटोरियल सर्कल ड्रॉ कीजिएगा, इससे रेफरेंस से, इसके सेंटर से आपको ये वाला जो, ये दूसरा वाला यहाँ पे पॉइंट अगर आपके पास पूछ दिया, इस पॉइंट पे बताओ अपेरेंट जी डैश क्या हो रहा हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे ऐसे। कैसे? किसके पैरेलल? इक्वेटोरियल सर्कल के पैरेलल। और यहाँ पे फिर यहाँ से इसका एंगल देखोगे, तो ये आपके पास ये वाला होगा, ये यहाँ पे भी बनाएगा, ये देखो। और फिर ये वाला एंगल जो आएगा, अरे ये वाला जो एंगल आएगा, ये होगा आपके पास लैटिट्यूडनल एंगल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ऐसे वाले क्वेश्चंस हमने कर भी लिए थे कि अगर पोल्स के ऊपर होगा तो देखो, पोल्स के ऊपर होगा तो अगर आप देखते हो पोल्स पे क्या होगा,
ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे होगा, ये तो इक्वेटर का केस हो गया। पोल्स का है क्या? हाँ हाँ, पोल्स के ऊपर, हाँ पोल्स के ऊपर यहाँ देखो, अगर ये देखते हैं तो यहाँ पे किस टाइप से होगा, कितना एंगल बना रहा होगा, लैटिट्यूडनल एंगल 90 डिग्री। देखो यहाँ पे अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहोगे तो इसके पैरेलल एक सर्कल कहाँ ड्रॉ होगा, इसी पॉइंट पे हो जाएगा। अब ये पॉइंट से आप इसका एंगल देखो, इसका एंगल देखो, और ये एंगल होता है आपके पास क्या आ रहा है 90 डिग्री, π/2, cos π/2 कितना होता है, cos π/2 कितना होता है 0। तो उसके बाद आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडिफाई होके इस एंगल के लिए, यानी पोल पे G डैश इज इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर R cos स्क्वायर थीटा के हिसाब से, थीटा 0 है तो यहाँ पे सॉरी थीटा 90 डिग्री है तो cos थीटा आपके पास 0 आएगा और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी G डैश इज इक्वल टू G, यानी पोल पे आप अर्थ को स्पिन भी कर दोगे तब भी उसकी अपेरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ट्रू वैल्यू मतलब ये जी मतलब जब वो स्पिन ना कर रहा हो अर्थ तब, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. तो ये चीजें हमने देख ली थी, और यहाँ पे ये चीज हम याद रखेंगे cos स्क्वायर थीटा होता है, इसके डेरिवेशंस में आता है एक्चुअली, आप इसका डेरिवेशंस देखोगे तो उसमें स्क्वायर आता है, और इसका मैंने आपको 1-2 क्वेश्चंस दिए भी थे सॉल्व करने के लिए। अब देखो आज जो हमें पढ़ना है वो केपलर्स लॉ पढ़ना है, सिंपल सी बात है। अब देखो समझो क्या बात होता है। केपलर्स लॉ जो भी है ना आपका ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ये न्यूटन साहब के टाइम में हो रहा था। एक समझो कि सब लोग साइंटिस्ट बैठ के, केपलर, गैलीलियो गैलीली, सब लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर रहे। उन ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला उन लोगों ने कंक्लूड किया कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो किस पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे इवॉल्व कर रहे हैं, इवॉल्व नहीं रिवॉल्व, सॉरी रिवॉल्व कर रहे हैं। किस पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, इलिप्टिकल पाथ पे, ठीक है। तो कोई भी प्लैनेट क्या कर रहा है कि आपका सन के, अच्छा डायग्राम आएगा अभी, तो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है। ये बहुत सोचने में बहुत ही आपको लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं सर, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो इनसे हम क्या क्या कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसे एक प्लैनेट है, कोई सर्टेन प्लैनेट है, और वो क्या कर रहा है, सन के अराउंड क्या कर रहा है, एक इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। सन कहाँ पे होगा, एनी ऑफ द फोकस, जो इलिप्स होते हैं, इलिप्स के कोई भी एक फोकस पे, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो कोई एक फोकस पे होगा ही होगा, लेकिन होगा कहाँ पे, फोकस पे ही होगा। और इसका देखो आप मेजर एक्सिस कितने लेंथ का है, 2a, और ये माइनर एक्सिस का लेंथ क्या है, 2b, ठीक है। हमने इलिप्स को एक डिस्क्राइब कर दिया जिसका कितना है 2b, इसका ये है आपके पास माइनर एक्सिस लेंथ, और मेजर एक्सिस लेंथ आपके पास 2a आ गया, और इसके एक फोकस पे, किसी एक फोकस पे ये रख देते हैं। दूसरी बात ये अज्यूम करते हैं कि ये लगभग मास ऑफ दिस ये वाला है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू द मास ऑफ द प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ की, और ये क्वेश्चंस जब आपको आएंगे तो एक चीज आपको उस समय आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी कि इलिप्स का एक स्पेशल केस क्या होता है, सर्कल होता है कि नहीं। सर्कल के दोनों फोकस को आपस में क्लोज ले आना स्टार्ट करो, यहां आएगा, यहां आएगा, अभी भी एक इलिप्स बन रहा है, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, अभी भी इलिप्स बन रहा है, यहां पे जब आ गया दोनों फोकस एक साथ मिल गए तो एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मैं बोलो, अब इसके अनुसार क्या होना चाहिए, इस सर्कल के सेंटर पे क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, जो इसको रिवॉल्व करवा रहा है, यानी सन यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आप बात समझे कि क्यों हम हमेशा सन को सेंटर पे लेते हैं,
ठीक है, ये इलिप्स जब सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन उठता है कि कब सर्कल में बनेगा, वो एक अलग बात। इलिप्टिकल, ये न्यूटन केपलर साहब ने फर्स्ट लॉ के अनुसार बोला कि इलिप्स के इलिप्टिकल पाथ पे वो मूव करता है, तो कोई एक ऐसा सर्टेन केस बनेगा कि ये इलिप्स क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, और वहां पे हम बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। द रीजन इज कि यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ पे आप इसका मोशन को देखिएगा, इसके मोशन को देखिएगा। ये मोशन क्या होता है, यहाँ पे जब आता है बहुत फास्टली भागता है, और यहां जब जाता है तो स्लो, सॉरी यहां के केस में अलग हो जाएगा। यहां पे जब आएगा तो बहुत फास्टली भागेगा, और यहां पे रहेगा तो स्लो हो जाएगा। ये आगे दिखेगा कि क्यों होता है, क्यों एक इलिप्टिकल पाथ पे टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, तो वो दिखेगा कि यहाँ देखो सर, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कम हो रहा है, तो आप बोल रहे हो यू प्लस के को कांस्टेंट बनाए रहना है, इस पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो अगर आपका यू कमेगा तो के को बढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे के बहुत फास्टली भागेगा। यहाँ देखिए यू बढ़ गया, सेपरेशन बढ़ा, तो के को कम होना पड़ेगा, सच दैट कि ये दोनों मिलके कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, ये सारी चीज अभी आएगी, कंक्लूड होते जाएगी चीज। ठीक है, और इसको पेरीहेलियन भी कहते हैं, इसको एपीहेलियन भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है, सबसे पास वाला पेरी, इधर वाला एप्लीहिलियन। ठीक है, एपीलियन, एपीलियन। ठीक है, इसका नाम भी थोड़ा अलग आता है। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द सन टू प्लैनेट, यानी ये वाला, ये रेडियस वेक्टर होगा। ये क्या करता है, जो कि कैसे है, सन से, यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे और प्लैनेट को ज्वाइन करता हुआ, ये स्वाइप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका अर्थ है सर कि अगर मैं ये क्लेम कर दूं कि T1 और T2 बराबर हैं, तो A1 और A2 को बराबर होना पड़ेगा। ये बात समझे आप? अगर आपको सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, बहुत सिंपल वाला हो सकता है ये, तो बहुत सिंपल होगा कि जहां पे A2 है और A1 है आपके पास दिया हुआ है, और यहाँ पे T1 और T2 टाइम दिया हुआ है, और इसमें बोला गया है कि संबंध ऐसा है कि T1 इज इक्वल टू T2, तो आप ये बोलिएगा कि क्योंकि एरियल वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो देखिए, अगर आपके पास मैं बोलूं इसको एक वेलोसिटी VA को नाम देता हूं, तो VA क्या होगा, चेंज इन एरिया ओवर टाइम, कितना इसने स्वाइप किया होगा। ये बोल रहे हैं कांस्टेंट की तरह है, कोई एक कांस्टेंट A0 मान लेते हैं। अब A0 मान लेते हैं, तो इसको देखिए, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो ये हो जाएगा A0 टाइम्स DT, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, और यहाँ पे A जो आएगा वो एरिया स्वाइप्ड होगा, DA का इंटीग्रेशन, ये छोटे छोटे एरिया मिला के यहां से स्टार्ट किया, यहां तक आ गया, तो ये एक DA एरिया आ जाएगा यहाँ पे, और इसको कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, DT टाइम। तो अगर इसको ऐसे आगे बढ़ते जाता और यहाँ पे कोई सर्टेन डिस्टेंस तक, सर्टेन पॉइंट दूसरे पॉइंट तक आता है, यानी प्लैनेट यहां से उठ के यहां तक आता है, तो उसने एरिया कितना स्वाइप किया होगा, वो ये होगा, ये पूरा एरिया, और ये टाइम कितना आएगा, A0 इंटू डेल्टा टी। तो अब देखिए जितना एरिया, अब ये सीधे हर के लिए सेम होगा। अगर मैं दूसरा टाइम ले लेता हूं, यहां से T3 और T4 ले लेता हूं, इसको T1 T2 बोलता हूं, और यहां से T3 और T4 बोलता हूं, ये मोमेंट है। T3 पे यहाँ पे प्लैनेट है और T4 पे यहाँ पे प्लैनेट है। इसके लिए क्या होगा, DA बाई DT, यानी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो यहां से फिर निकालते हैं तो यही आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ये मैटर नहीं कर रहा है कि T3 है या T4 है, यहाँ डेल्टा टी पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये टाइम के बीच में, यानी डेल्टा टी इनका सेम है, तो ये एरिया जो कवर करेगा वो ये एरिया, अगर इनका भी डेल्टा टी सेम है तो इसका भी एरिया सेम होगा।
ये बात समझ में आ गया, दोनों सेम होगा, दैट इज ए। और इसको अभी प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। द एरियल वेलोसिटी जिसको कहते हैं dA/dt, वो क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। और इस बात को प्रूफ नहीं करेंगे, इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे कि इस चीजों का आंसर आता है सीधे L/2 है। वो जो कांस्टेंट मैंने बोला था उसको भी स्पेसिफाई किया, क्या है वो कांस्टेंट, L/2m। L क्या होता है सर, L होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट। कैसे सर, ये देख लो, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता देता हूं। याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम आपको नापने के लिए 2 पॉइंट दिया जाता है। यहां क्यों दिया गया था, पेरीहेलियन और एपीहेलियन, ये वाला क्यों दिया गया था पॉइंट। यहां पे मान लेते हैं वेलोसिटी कुछ होगा, ये हमेशा देखिए, ये एरियल वेक्टर, ये देखिए यहां आर वेक्टर होगा, आर यहां पे इसको बोलते हैं पी पॉइंट, इसको बोलते हैं, इसको ए पॉइंट बोलते हैं। तो इसका होगा आर पी, और ये हुआ वेलोसिटी वी। तो आप कीजिए, याद कीजिए, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है कि नहीं देता। तो आर क्रॉस पी में आपके पास यहां आर पी क्रॉस है, देखिए दोनों 90 डिग्री पे। तो आर क्रॉस पी क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 90, दैट इज, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो हो जाएगा आर पी, और पी क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, यानी यहाँ का स्पीड, सॉरी यहाँ पे तो उसके बाद अब मैग्नीट्यूड पे आ गए, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, आर पी साइन थीटा, बिकॉज दिस थीटा इज 90 डिग्री। तो साइन π/2 पे हमारे पास वैल्यू जो आता है वो आता है 1, तो ये हो जाएगा 1 आरपी आ जाएगा, और पी को लिखूंगा मास इनटू द स्पीड ऑफ दैट प्लैनेट एट दिस पॉइंट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट पी पे निकाले हैं तो ये आरपी उसका होगा और वीपी यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे निकालते हैं तो सेम चीज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर, लेकिन यहाँ पे आर पी ना बन के ये बन जाएगा आर ए। तो आर ए आएगा एम इंटू वी ए, यहाँ पे अलग स्पीड होगी। और क्योंकि आप एक बात देखिए, एक बात देखिए, एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इस प्लैनेट पे, आप पे इस प्लैनेट पे कोई फोर्स लगा रहा है तो आप ग्रेविटेशनल ही फोर्स बोलोगे ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी को तो बोलते हैं। अब ये जो आपने बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, तो इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगी, बिकॉज दिस इज अट्रैक्टिव, तो ये ऐसे एक्ट करेगी। नाउ यहाँ पे इस पॉइंट पे टॉर्क निकाल, जब आप देखिएगा फोर्स भी इधर, फोर्स का भी डायरेक्शन इधर, और ये वाला आर क्या है आपके पास वेक्टर, इस पॉइंट को यहां तक जहां पे आप, आर क्या होता है, ऑरिजिन से जहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहां फोर्स लग रहा है, इस प्लैनेट पे फोर्स लग रहा है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ज्वाइन करते हैं वो आर होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे जब टॉर्क निकालते हैं तो यहाँ पार्टिकल, पार्टिकल पे फोर्स यहाँ लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे पूछे कि टॉर्क कितना है बेटा बताओ, तो आप बोलोगे कि देखो भैया ये होता है आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ में देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे केस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है और ये ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0। कोई टॉर्क है ही नहीं इस प्लैनेट पे, इस सन के कारण, सन के जो फोर्स है, सन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसके कारण कोई टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना पड़ेगा। तो यही तो वो बात बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और इस कारण से यहाँ पे देखिए ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम होगा।
इसको अलग ढंग से बहुत ढंग से सोचा जा सकता है। टॉर्क लग ही नहीं रहा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा प्लैनेट का हर टाइम पे जब तक वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दिस सन स्टार, और जब तक के लिए ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दिस स्टार, और कैसे हो रहा होगा, इलिप्टिकल पाथ पे हो रहा होगा, सच दैट कि सब पे हर टाइम पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, वही होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. तो ये चीज, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, इस पर सीधे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार जेईई मेंस में तो सीधे क्वेश्चन दे दिया था इसका कि व्हाट इज द एंगुलर सॉरी एरियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे L/2m लिख देंगे किसी प्लैनेट का, ठीक है, और ये कांस्टेंट रहता है। तीसरा जो है लॉ वो और भी अच्छा है, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। ये चीज कहता है कि द स्क्वायर्ड ऑफ द प्लैनेट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन is proportional to the cube of the semi-major axis of the orbit। कहना क्या चाहते हो भैया? ये तो आंसर लिया, ये तुम लोग चलो, अब हो गया काम तुम्हारा। अब आपने बोला कि देखो भैया ये सारा ऑब्जर्वेशन था, आपको मान सोचो ये डेटा ऑब्जर्वेशन के ऊपर आया था। ये चीज एक्चुअली में हुआ क्या था कि सारे लोगों ने प्लैनेट्स और इनके सेमल ये एक टेबल बनाया जिसमें टाइम पीरियड नोट डाउन किया था किसी प्लैनेट का, और उसके लिए क्या नोट डाउन किया था, आर। आर क्या होता था? सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ। और इन लोगों ने नोट डाउन किया और उनको मालूम चला कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये रिलेशन उन्होंने ऑब्जर्वेशन से लेके आए। अब इसको हम जस्टिफाई करना है न्यूटन्स लॉ के बेसिस पे। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, देखो ये सॉरी यहाँ पे क्या कहता है, ये वाला जो चीज केप्लर्स थर्ड लॉ, ये बोलता है कि ये प्लैनेट यहां से चली 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 और वापस यहीं पे आ गई। इसको क्या कहेंगे? टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन। इसको टी से रिप्रेजेंट कर। ये टी क्या है कि सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस कौन सा है? अच्छा इसमें नहीं आया है। ये सेमी मेजर एक्सिस कौन सा है? ये वाला। और सेमी वर्ड नाम है, सेमी यानी आधा, यानी 2a का आधा a लेना है, सेमी मेजर एक्सिस ये वाला वैल्यू। तो वो बोल रहे हैं कि ये वाला वैल्यू जो है इसको अगर हम r बोलते हैं और इसका टाइम पीरियड आपके पास टोटल t है, इसने कंप्लीट किया है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होगा। ये बात समझ में आ गई? ये ऑब्जर्वेशन था और इसको हम निकाल भी सकते हैं चाहे तो, इसका डेरिवेशन हो जाता है, लेकिन अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके लिए, ठीक है। ये तो आपको याद रखेंगे dA/dt इज इक्वल टू L/2m, ठीक है, जो कि जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बना रहता है। यानी एरियल वेलोसिटी क्या होता है? एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। वो कहीं पे भी हो उसके लिए इस प्लैनेट का जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और L/2m रहेगा। टाइम पीरियड आपको मालूम है कि टाइम पीरियड किसको कहते हैं, कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। वो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। यहां तक सबको समझ में आया? और यहां से हम याद रखेंगे ये रिलेशन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक क्यूब नहीं होगा, सॉरी यहाँ एक क्यूब नहीं, ये वाला। ये याद रखेंगे, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये जो कांस्टेंट आता है वो आता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई GM
इंटू आर क्यूब। इससे देखो क्वेश्चंस कितना सॉल्व होता है, इससे क्वेश्चंस कितना सॉल्व होता है। देखो ये तीन चीज आपको समझ में आ गई। पहला क्या मैंने बोला कि कोई भी प्लैनेट सन के यानी स्टार के अराउंड कैसे पाथ पे मूव करेगा, इलिप्स पे, सच दैट कि एक फोकस पे वो स्टार होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा बोलता है कि उस प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट बना रहेगा ड्यूरिंग द पाथ। इससे हमने और भी कंक्लूड की थी कि ड्यूरिंग द पाथ उस प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फिर इसके बाद थर्ड लॉ से कंक्लूड किया है कि टी स्क्वायर यानी टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्या है, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो आर क्यूब यहाँ पे, वहां पे आपने देखा था वो 2a था, राइट, वहां पे। तो उस बेसिस पे उस इलिप्स के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी एम। और यहाँ पे आर क्यूब मतलब वही है, आर मतलब यही है ए, सेमी मेजर एक्सिस, तो ए क्यूब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें थोड़ा सा वैरायटी, इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने जो अभी तक जो केपलर्स लॉ देखा है ना, यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ द टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन आर। और आर इज, देखिए कि यहाँ पे साफ लिख रहा है कि एक स्मॉल स्टार है, एक स्मॉल स्टार है जो कि सर्कुलर पाथ पे, जिसका रेडियस आर है, वो उस पे घूम रहा है। ठीक है, और ये गैलेक्सी के अंदर है, इन द रीजन, गैलेक्सी के अंदर है। आपके पास देखिए जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास सोचिए हो क्या रहा है, स्टार है और प्लैनेट बाहर मूव कर रहे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे, राइट, ये प्लैनेट बाहर मूव कर रहे हैं। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये गैलेक्सी है, यानी पूरा एक प्रकार से मास इधर भरा पड़ा है, सब जगह भरा पड़ा है, सब जगह भरा पड़ा है, सब जगह भरा पड़ा है। इसमें से एक छोटा सा पोर्शन जो है वो क्या कर रहा है, इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इस कॉमन सेंटर के अराउंड। एक ये जो जो स्फीयर बना है आपके पास, जिसको हम स्फेरिकल गैलेक्सी बोल रहे हैं। गैलेक्सी कैसा है, हमारे पास स्फेरिकल गैलेक्सी है। तो इसके जो सेंटर है उसके चारों तरफ घूम रहा है। इस केस में आपको लगेगा कि ये सोचने में कि आपको भैया एक प्रकार से क्या हो रहा है कि गैलेक्सी में स्टार घूम रहा है, तो भैया यहाँ पे ठीक है प्लैनेट वाला केस हट जा रहा है, यहाँ पे स्टार मूव कर रहा है। तो स्टार को मूव कराने के लिए उसके फोकस पे या उसके सेंटर पे बहुत बड़ा, कोई बड़ा स्टार होना चाहिए, या सेंटर होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, बहुत डेंस होना चाहिए चीजें। तो वो अपना काम कर रहा है वहां पे। और आपको स्टार को कैसे परसीव करना है कि एक प्लैनेट का मोशन जैसे होता है वैसे ये हो रहा हो। ठीक है, तो इस केस में देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजिंग आता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर इसको, इस स्टार को यहाँ पे मूव कराते हैं, तो यहाँ पे एक चीज अलग होती। ये केस मुझे ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। अभी क्या है कि मेरे को अंदर में काम हो रहा है, ये बात समझ रहे, अंदर में हो रहा है, यानी एक प्रकार के सन के अंदर मैं घुस जाऊं और बोलूं कि एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि मतलब प्लैनेट, मतलब मत समझिए मेटेरोइड्स है, कोई मेटेरोइड है जो गोल गोल घूम रहा है। तो आपने जो लॉ दिया है केपलर्स ने, वो सन के बाहर वाले में दिया है। जो सिस्टम घुमा रहा है उसके सिस्टम के बाहर कोई चीज एज अ प्लैनेट एग्जिस्ट कर रही है, वो रिवॉल्व कर रही है। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास है, इसमें क्या है, आपके अंदर है। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला कैसे सबसे अच्छा यूज होगा। और ये क्वेश्चन आते रहता है, आपके पास 2-3 क्वेश्चन देखिएगा इसके ऊपर आए हुए हैं कि एक स्फेरिकल गैलेक्सी या कुछ भी ऐसा मानेगा क्लस्टर, और उसके अंदर चीजें घूम रही हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या है कि कोई एक चीज, क्योंकि क्लस्टर ऑफ गैसेस है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि चीजें रखी हुई है या रुकी हुई है, सब कुछ घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो यहाँ पे ये चीज घूम रही है, तो ये भी एक कंप्लीट सर्कल मारेगी। तो कंप्लीट सर्कल मारेगी तो इसकी भी टाइम पीरियड होगी, और इसकी टाइम पीरियड होगी, इसका भी रेडियस आर होगा। अब क्या उसके टाइम पीरियड और इसके आर के ऊपर कमेंट कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर अगर ऐसा देखते कि अगर मान लेते एक प्लैनेट है या कोई सन है, अभी आप मान लेते कि इसके ऊपर एक स्पेशल इलिप्स का केस देखते हैं, सर्कल के ऊपर चीज घूम रही होगी, तो यहां से आप बोलोगे कि ये जो आपके पास क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ क्या हो जाएगा,
सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ हो जाएगा ये रेडियस के बराबर, होगा कि नहीं? Yes, क्योंकि आप sir. तो रेडियस के बराबर हो गया, तो आप यहाँ पे से क्या बोलना चाहोगे? क्या यहाँ पे भी ये चीज घूम रही है तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, देखना यहाँ पे वो चीजें आंसर में दिख रही होंगी। तो इनको कैसे काम करते हैं, इनको पता आप काम करते हैं सॉलिड स्फीयर मानते हुए। इसको आप तुरंत मानेंगे कि स्फेरिकल गैलेक्सी है ना, स्फेरिकल गैलेक्सी ये एक सॉलिड में, सॉलिड स्फीयर के अंदर काम हो रहा है। एक छोटा सा पार्टिकल मास छोटा सा अपना इसके स्फीयर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा मास है, स्मॉल स्टार। तो ये एक छोटा सा स्टार क्या कर रहा है, इसके चारों ओर घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है। इसका टाइम पीरियड वाला जो फॉर्मूला केपलर्स के लिए जब लगेगा तो ये होगा इसका टाइम पीरियड, यानी ये पूरा तरह से घूम के आता है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू ये रेडियस आर क्यू, यही होगा। लेकिन इस बार एक गेम बनाया गया, ये मास क्योंकि आप इस जो बॉडी जो मेन बॉडी स्टार या गैलेक्सी जो भी थी मेन जिसके चारों ओर प्लैनेट घूमते या कोई चीज घूमते रहता है जो कि फोकस पे एग्जिस्ट करती थी, वो क्या है इस बार उसी के अंदर चीजें चली गई। अभी जब बाहर जब थी तो आपके पास मास कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होता था, मास कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि भैया ये देखो इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे तो इस सर्कल, ये पूरा जो सर्कल बन रहा है जो ऑर्बिट है उसके अंदर पूरा मास है, तो वो मास पूरा ये लेते थे। अब जहां ये घूम रही है अब मास सिर्फ इसके अंदर वाले का लेंगे। ये बात समझ में आया? Yes, sir. ये वाला मास किसका लेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यही लग रहा है, लेकिन अब मास क्योंकि बाहर में था तो देखो बाहर में क्या था, अब इलिप्स का एक सिंपल सा केस मान रहे, इलिप्स का सर्कल वाला केस मान रहे कि जब वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या प्लैनेट है वो क्या कर रहा है इस बड़े से स्टार के चारों ओर घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स सच दैट इसका सेंटर पे क्या होगा, इस बार सेंटर पे स्टार एग्जिस्ट करेगा। तो बना दिया भैया हमने, अरे यार बना दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हमने बना दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका टाइम पीरियड देख रहे हैं, ये वाला जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो इसके लिए जो मास है ये पूरे ऑर्बिट के अंदर, ये पूरा ऑर्बिट को अगर लेते हैं तो इस पूरे ऑर्बिट के हिसाब से एक स्फीयर मानते हैं, सोचते इमेजिन करते कि एक स्फीयर होगा, ये स्फीयर होगा, ऐसा कोई एक स्फीयर होगा, ऐसा ऐसा स्फीयर होगा। इस पूरे स्फीयर के अंदर मास जो है वो एम हम लिखते हैं, वो हमेशा उस स्टार के मास ही रहेगा। तो दूसरा वाला करेगा तो देखो दूसरा वाला कर रहा होगा तो उसके लिए भी तो ये मास एम सेम रहेगा, उसके लिए भी तो स्टार का ही मास होगा, तब वहां पे स्टार का मास सीधे लिख देते हैं। लेकिन अब क्योंकि अंदर में हो रहा है इसके रिवोल्यूशन, तो अब ये वाला मास कन्वर्ट होके चला जाएगा ये वाला मास जो ऑर्बिट ऑर्बिट के रेडियस का हम एक स्फीयर इमेजिन करेंगे, उस स्फीयर के अंदर जो मास है वो होगा। बस ये आंसर आ जाएगा इसमें। तो मास अब कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ इस केसेस में आपको देखते रहना मास कैसे निकालते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट इज डेंसिटी, dm by dv इज इक्वल टू डेंसिटी, और ये फंक्शन ऑफ आर हो सकता है, कांस्टेंट जरूरी नहीं हो कि फंक्शन ऑफ आर हो सकता है। इसको जेनरिक मेथड मैं बता रहा हूँ, इसको जेनरिक मेथड सारे में ऐसे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसका मास निकाल सकते हैं अगर आपके पास रोहो दे रखा है, रोहो क्या दे रखा है यहाँ पे बताइए, k बाई आर दे रखा है, k बाई आर है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे dv क्या लिखेंगे, dv क्या लिखेंगे बताओ। एक एक क्वेश्चन एक मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को आपने किया होगा कि नहीं किया होगा मुझे मालूम नहीं, मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन करके आने के लिए, इस चीज को करके आने के लिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला मैंने आपको बोला था करने के लिए।
कि यहाँ पे देखो, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन दिस वे, ठीक है, वेयर आर नॉट इज द डेंसिटी एट द सरफेस, ठीक है, एंड आर इज डिनोट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी यहां से डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है आर, और यहाँ पे यहाँ एक एलिमेंट लेते हैं, उसकी डेंसिटी क्या है, रो, और वो ये है। फाइंड द क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द दिस स्फीयर एट रेडियस 2r। तो यहाँ पे 2r के लिए आपको मैंने बोला था कि 2r पे आप इसका ईजी निकालो। तो कैसे निकालते थे, कैसे आप कॉन्सेप्ट लगाते थे? तो आप बोलते थे कि सर सॉलिड स्फीयर है, उसके बाहर में मुझे किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो इसका अर्थ साफ है सर कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा एक मास से जो कि इसके सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे एग्जिस्ट कर रहा है। सेम केस हो जाएगा। और ये जो पॉइंट मास है, जिसका मास कितना है, कैपिटल है, और कैपिटल में एम मास किसका होता है, स्फीयर का, ये स्फीयर का मास, वो क्या और कितना डिस्टेंस दूर होगा यहाँ पॉइंट पी, क्योंकि यहीं से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो भी डिस्टेंस 2r होगा। अब पी पे मैं निकाल सकता हूं सर, ईजी एट पी मैं निकाल सकता हूं, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, और आर क्या है, या मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखूं ई एट पी, तो ये हो जाएगा, लिख सकता हूं कि नहीं? अब मेरे को मास निकालना मेरी मेन बात है, मास कैसे निकाले यहाँ पे? तो मास निकालने के लिए हम देखो कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ये वाला, कि we assume that solid sphere is made from the infinite number of thin uniform spherical shell with different mass density given by rho some function of r। ये चीज है क्या? अब देखो, ये चीज ऐसी आती कि आपने एक स्फीयर लिया है जिसका थिकनेस कितना है, dr। अब यहाँ इसकी थिकनेस dr, ये है कितना डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस सेंटर से, यानी ये जो आपने हॉलो स्फीयर लिया है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r, और इसका थिकनेस dr। इस स्फीयर का डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी गिवन बाय द फॉर्मूला रो इज इक्वल टू एफ आर। तो ये r का वैल्यू आप रख दोगे इसके अंदर, जो भी फंक्शन दिया रहेगा वो इसके इस शेल की डेंसिटी होगी कि नहीं? यहां तक बताओ, ये बात समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे शेल से हमें इमेजिन करने हैं। और देखो, मेड फ्रॉम इनफिनाइट नंबर ऑफ थिन यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। ये स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्म है क्योंकि जो लैम्डा यहाँ पे है, जो जो रोहो यहाँ पे है, वो यहाँ पे भी होगा। देखो यहाँ से इसका ये रेडियस ही तो है, यहां से आप r निकाल रहे हो, तो यहाँ पे r के पास जो वैल्यू आ रही है वो ये रोहो की यही वैल्यू तो आ रही है। तो ये एज अ होल शेल कैसा है, यूनिफॉर्म है, लेकिन दूसरे वाले शेल के साथ इसकी डेंसिटी अलग होगी। यानी यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि थिन यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, यानी एक जो शेल है वो यूनिफॉर्म है, थिन है, लेकिन बाकी जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी डेंसिटी धीरे धीरे चेंज होते जा रही है। आप यहाँ पे अगर R1 ले रहे हो, यहाँ पे आप R2 लोगे, तो ये वाली जो शेल होगी उसकी डेंसिटी होगी क्या होगी, FR2 होगी कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताओ। अरे भैया, मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे आपने एक सॉलिड स्फीयर लिया है, इस पर सॉलिड स्फीयर आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर नहीं है, तो इस केस में क्या करोगे, सॉलिड स्फीयर को मानोगे कि एक छोटे छोटे शेल से बना हुआ है। ये छोटे छोटे शेल, छोटे छोटे नहीं, मतलब बहुत नंबर ऑफ शेल से बना हुआ है, और छोटा मतलब
थिन 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 यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल से बना हुआ है, तो सारा ऐसे ऐसा बना हुआ है, बहुत सारे मैं रखता जाऊंगा, देखो यही तो बनते जाएगा, ऐसे रखता जाऊंगा, ऐसे रखता जाऊंगा, ऐसे रखता जाऊंगा, यहाँ पे भी जगह पे भर देता हूँ, ये भर देता हूँ, ये देखो, ये देखो, तो ये एक सॉलिड स्फीयर ही तो बना दिया। तो इसका अर्थ है कि वो वाला हर सेल दूसरे सेल की डेंसिटी इसकी इस सेल की रोहो जो होगी और इसकी रोहो दोनों की अलग अलग होगी, इसकी रोहो 1 होगी, इसकी रोहो 2 होगी। रोहो 1 कैसे निकालेंगे, तो रोहो 1 निकाल सकते हैं, फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा एफ ऑफ आर, आपके पास फंक्शन ऑफ आर ही देगा, ये गारंटी बात होता है, यही आपको पढ़ना है एग्जामिनेशन में, ठीक है, फंक्शन ऑफ आर ही देगा आपके पास, कुछ भी दे सकता है, हाँ हो सकता है के बाई आर दे दे, कभी आपके पास के 1 माइनस आर ऐसा दे दे, कुछ ऐसा कुछ भी दे देगा, लेकिन वो फंक्शन ऑफ आर ही होगा। तो आप बोलोगे अलग अलग आर वैल्यूज के लिए यहाँ पे इस शेल की जो रोहो होगी वो अलग अलग होगी, लेकिन एक शेल की रोहो सेम बनी रहेगी। इस शेल के लिए इस पॉइंट पे भी देखोगे तो रोहो 1 आएगा, इस पॉइंट पे भी देखोगे तो रोहो 1 आएगा, इस पॉइंट पे भी देखोगे तो रोहो 1 आएगी, यानी हर एक सेल की हर पॉइंट पे जो मास डेंसिटी है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, वो सेम बनी रहेगी। तो आप बताओ यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन करते हो तो इसको टोटल मास आप निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ ये टोटल मास जो स्फीयर का होगा कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये वाले स्फीयर का इस छोटे वाले शेल का मास कितना होगा ये बताओ, तो आप बोलोगे कि देखो डीएम बाई डीवी जो होता है वो होता है रोहो, जो कि फंक्शन ऑफ आर दे रखा होगा। अब देखो ये क्या होता है डीएम डीवी, देखो ये शेल, देखो ये शेल का थिक, ये शेल क्या है, एक पतली सी शीट है, स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल है लेकिन एक पतली सी शीट है। अगर मेरे इस शीट की, अगर मैं इस शीट को खोलूं तो ये कुछ कुछ भी बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, मान लेते कुछ ऐसा बनेगा, ये शीट को खोल देता हूं, ये पूरा शीट खोल देता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये देखो इस शीट का मैं क्या लिख सकता हूं, इस शीट के लिए, पतली सी शीट के लिए क्या मैं लिख सकता हूं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो ये उसका डी थिकनेस हो जाएगा और ये उसका सरफेस एरिया। तो ये शेल क्या, जो ये हॉलो मतलब आपके पास थिन यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है, इसका वॉल्यूम कितना है, तो आप बोलोगे इसका थिकनेस डी आर, इसका थिकनेस डी आर टाइम्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा इस स्फीयर का, तो क्योंकि ये आर डिस्टेंस पे बना हुआ एक आपके पास थिन स्फेरिकल शेल है, ये आर डिस्टेंस पे बना हुआ है, तो उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो डीवी आपके पास बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर टाइम्स थिकनेस डी आर, ये देखो डी आर इसका थिकनेस, तो यहाँ पे ये रख दोगे। अब डीएम आप निकाल सकते हो कि नहीं, डीएम आप निकाल सकते हो कि नहीं, आप यहाँ से रोहो जो फंक्शन ऑफ आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, देखिए यार देखो ये भी फंक्शन ऑफ आर, ये भी फंक्शन ऑफ आर, कुछ ना कुछ होगा जो इंटीग्रेट हो जाएगा डी आर के टर्म्स में। और यहाँ पे डीएम कहाँ से स्टार्ट किया आपने, आर कहाँ से स्टार्ट किया, जीरो से, ऑरिजिन से स्टार्ट किया। सबसे पहला वाला आर जो था आपके पास वो था ऑरिजिन पे एग्जिस्ट कर रहा था, जिसका आर का वैल्यू था 0, फिर धीरे धीरे आपने आर बढ़ाते गए यहां से, फिर धीरे धीरे आर बढ़ाते जा रहे हो, और ये क्या करते जा रहे हो, इसके वॉल्यूम जितने भी इसके अंदर मास है उसको ऐड करते जा रहे हो। तो टोटल मास कहां से स्टार्ट किया आपने, ऑरिजिन से, अब कहां तक गए, सरफेस तक, कैपिटल आर। तो देखो यहाँ पे मास कितना आएगा, मास कितना आएगा बताओ, ये आप सॉरी यहाँ पे आप चले 0 से और कहां तक गए, कैपिटल आर तक, तो यहाँ पे आपके पास मास 0 है जब आप स्टार्ट किए थे, और जहां तक आप कैपिटल आर तक पहुंचोगे तो ये पूरा मास जो आपके पास हो जाएगा वो कैपिटल एम हो जाएगा, क्योंकि आपने धीरे धीरे क्या किया, वो शेल को जोड़ते गए, शेल को जोड़ते गए, नीचे से स्टार्ट किया, ऐसे छोटा छोटा शेल बनाते गए, जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए और बड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर बना दिया। तो बताओ यहाँ पे डीएम ये कितना आएगा, एम कितना आएगा, तो ऑलवेज ये याद रखिएगा इंटीग्रेशन, ये रोहो आर टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये होता है मास। जब आपके पास स्फीयर नॉन यूनिफॉर्म होगा, और नॉन यूनिफॉर्म होने के बाद भी वो उसका
जो डेंसिटी होगा वो फंक्शन ऑफ आर ही होगा। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आता है ये देखो, आपके क्वेश्चन के अनुसार से रोहो नॉट, यहाँ रोहो ऑफ आर क्या दे रखा है, रोहो नॉट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, रोहो नॉट बाहर आ जाएगा, रोहो नॉट बाहर आ जाएगा, कैपिटल आर बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी आर डी आर का इंटीग्रेशन रह गया। सही कर रहा हूं ना? ठीक है, सही। अब यहाँ पे आप करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, यानी ये कैंसिल होके हो जाएगा 2 पाई आर रोहो नॉट आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ का 2 ये कैंसिल कर दिया था, और आपके पास कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से r तक, तो आपके पास आएगा 2 पाई आर रोहो नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया मास ऑफ दिस स्फीयर। अब फॉर्मूला में सीधे लगा देंगे m जी एम बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या है आपके पास, 2r, दैट इज 4r स्क्वायर। m क्या है आपके पास, रख दीजिए यहाँ पे, क्या है आपके पास, 2 पाई आर रोहो नॉट आर स्क्वायर। कुछ यही वैल्यू आ रहा है क्या? यस यही आंसर आ रहा है। हाँ, ये बात समझ में आया, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। तो यहां से अगर करते हैं तो अब ये सेम केस आप यहाँ पे लगाइए, आप लगाइए यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे रेस्ट दीजिए यार, ये वाला क्वेश्चन पे लगाइए, यहाँ मास आप निकालिए क्या होगा, इस अंदर में ये वाला ऑर्बिट पे नाच रहा है ना, तो इस ऑर्बिट को अगर मानते हुए एक स्फीयर मान रहे हैं, उसके अंदर मास कितना है, तो आप लगाओगे यही वाला फॉर्मूला लगा दो इस बार, तो इस बार रोहो आर क्या आपके लिए दे रखा है, के आर, तो आप जानते हो मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रोहो फंक्शन ऑफ आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होता है सर। फिर आप बोलोगे रोहो आर यहाँ के लिए लिखा हुआ है सर, दे रखा है आपके पास, देखिए सर के बाई आर, तो के एक कांस्टेंट है, के बाई आर, तो के बाई आर आपके पास आता है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेट कीजिए और यहाँ पे ये रख दीजिए, वो आंसर आ जाएगा आपका। क्या आएगा देखिए, के, देखो आर से आर कैंसिल, तो एक आर आ जाएगा, के बाहर आ गया, 4 पाई बाहर आ गया आपके पास, के बाहर आ गया, 4 पाई इधर के लिख लो भैया, 4 पाई के, अच्छा आर डी आर, आर स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 आर स्क्वायर। अरे आप लोग देखो ट्रिक से क्या, मतलब अपने माइंड में इंटीग्रेशन कर लिया करो, ठीक है, नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे आपके पास आएगा के, 4 पाई बाहर आ गया, अंदर में बच गया क्या, आर डी आर, इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, ये से 2 2 कैंसल, 2 पाई बाई के, और आर स्क्वायर का ये आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और इसका अपर लिमिट एक 2 पहले ही से काट दिया इसको, और अपर ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से लेके ये सर्टेन डिस्टेंस जो आर है वहां तक जाना है, ये आर क्या है, इस ऑर्बिट का ये, इस ऑर्बिट का रेडियस, यहां तक मुझे जाना है, तो यहाँ पे रख दिया बस 2 पाई के आर स्क्वायर, ये आपके पास मास आ गया, रख दीजिए इसमें 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम क्या हो जाएगा, 2 पाई के आर स्क्वायर, ऊपर आर क्यू, अब ये हो जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, अब आर का रिलेशन बताइए, अब कीजिएगा तो यहां से देखिए
4 पाई आर स्क्वायर है ना, तो 4 पाई स्क्वायर से ऊपर आ जाएगा 2 पाई, राइट। 2 पाई आर से नीचे से एक आर गया, ऊपर एक आर बच जाएगा, नीचे में क्या रह जाएगा, जी बाई के। ये आपके पास आ गया टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू आर। ये देखिए, अब इस बार मॉडिफिकेशन हो गया है केपलर्स लॉ का। वो वाला फॉर्मूला, ये वाला हमेशा चल रहा है, लेकिन इसके कारण मास चेंज हो रहा है। वहां देखिए, वहां क्यों नहीं चेंज हो रहा है, वहां हमेशा आर क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया जी यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखते थे जी एम, ये एम तो मास ऑफ स्टार है ना, जो सन है, जो एक फोकस पे रखा हुआ है, या यहाँ पे सर्कुलर मान रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो सेंटर पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे उसका मास तो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा ना। दूसरा वाला अगर लेता है तो ये ऑर्बिट में मानते हैं, तो इस ऑर्बिट को एक स्फीयर, इस ऑर्बिट के रेडियस का एक स्फीयर मानेंगे, तो उसके अंदर तो मास ऑफ स्टार यहाँ पे आ रहा है, तो वो भी उसके लिए भी वही बना रहेगा, इसके लिए भी वही बना रहेगा, उस सबके लिए वही बना रहेगा। लेकिन जब स्टार के अंदर में जाके मैं देख रहा हूँ, इसके लिए क्या हो रहा होगा कि एक पार्टिकल, क्योंकि स्टार कोई भी होगा डस्ट पार्टिकल का, इसको कैसे इमेजिन करेंगे कि एक सॉलिड स्फीयर है, सब घूम रहा है ऐसे साथ में, सॉलिड स्फीयर, उसका आर से कोई फंक्शन दे रखा होगा। इस वाला जो स्ट्रिप आएगा, ये वाला जो हॉलो सेल आएगा, इस हॉलो सेल का डेंसिटी दिया होगा फंक्शन ऑफ आर। आर कहां से दिया जाएगा, उस बड़े वाले स्फीयर जो घूम रहा है पूरा, उसका सेंटर। तो इस क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे, समझ में आ गया। आ गया समझ में। यस सर। तो Yes, यहाँ sir. पे वो चीज मॉडिफाई होके प्रोपोर्शनल टू आर बन जाती। सॉरी, ये कहां से यार, टी स्क्वायर ना, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर ना, बोल भी नहीं रहे वो सब। देखो ये हो जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई जी क्यू इंटू आर। अब ये देखो, जी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट एक दिया हुआ है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये वाला होगा ना भैया, समझ में आया। यस सर। ये तुम लोग को समझ में आता नहीं है, तुम बोल रहे हो यस सर यस। अभी मैं गलत मार्क किए हुए तो बताते भी नहीं हो, कि हंसते रहते हो अंदर में ना कि सर आ ही नहीं रहा है सर को। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। अगेन मैं देखो कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट पे आप जाओ, कॉन्सेप्ट पे आप जाओगे क्या, कॉन्सेप्ट देखो, द मास डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट ऑफ रेडियस आर वैरीज विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। वही वाली बात मैं बोल रहा हूँ ना, एक इस बार प्लैनेट जो दिया गया है, क्या दिया गया, कैसा दिया गया है, वो है भैया नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड है आपके पास, ऐसा दिया रहता है कि क्या रहता है, यहां से जो उसके जो प्लैनेट है, प्लैनेट को स्फीयर माना जाता है, और उसके सेंटर से कोई आर डिस्टेंस लेते हैं, इस वाले शेल की डेंसिटी दी रहती है, इस शेल की डेंसिटी दी रहती है क्वेश्चन में। इस शेल की डेंसिटी क्या दे रखी है इसमें बताओ, इस शेल की डेंसिटी दे रखी है ये। जैसे ही आपने एक वैल्यू डाला एक शेल को जानने के लिए कि R1 पे देखते हैं शेल का क्या होगा, तो यहाँ पे आप रोहो एट R1 निकालोगे तो क्या आएगा, रोहो नॉट 1 माइनस R1 स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, यही होगी वहां पे डेंसिटी। अब ये डेंसिटी वैरी हो रही है जैसे जैसे आप R चेंज कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे आपके पास जो पूछा जा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कब होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कब होगा, ये क्वेश्चंस है। या तो आप इसको दो ढंग से कर सकते हैं, देखना इसको दो ढंग से हो सकता है अगर आप ट्राई करना तो। पहला ढंग कि आप इसको क्या करो कि किसी भी पॉइंट पे आप एक प्रकार से यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे निकालोगे पी पॉइंट के लिए, तो इसका टोटल मास इसको मानते हुए इसको करोगे, और यहाँ पे फॉर्मूला निकालोगे। फिर यहाँ पे अंदर वाले के लिए निकालोगे, अंदर वाले के लिए कैसे लगाओगे कि ये सेम चीज होगा भैया। देखो अंदर वाले को महसूस कैसे कर रहे हैं, अब आपको स्फेरिकल सेल वाला कहानी बता दिया, अब इसको महसूस कर रहे कैसे करेंगे। एक सॉलिड स्फीयर है,
उसके अंदर मुझे यहाँ इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। कैसे निकालेंगे इसको? मैं तुरंत दो भाग में बांट देता हूँ। इसको बांटता ऐसा हूं कि एक थिक शेल होगा, एक थिक शेल, एक थिक सा स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये इसका थिकनेस है कुछ आर। इस पॉइंट पे मुझे निकालना है, पी पॉइंट पे। देखो इसको ग्रीन कलर से दिखाता हूं, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे निकालना है। अब देखो इस पॉइंट से आगे वाले जो है वो एक शेल है, ठीक है। कैसा शेल है? यूनिफॉर्म शेल है कि नहीं? कैसा शेल है? यूनिफॉर्म शेल है कि नहीं? ये एक शेल यूनिफॉर्म है कि नहीं? इसकी तो डेंसिटी रोहो 1 है, रोहो R1 है, इसकी तो रोहो R1 है पूरे की। यानी अगर मैं थिन स्फेरिकल शेल लेता हूं, इसका यहाँ पे अगर मैं देखता हूं वॉल्यूम मास डेंसिटी, या इस पॉइंट पे देखता हूं या इस पॉइंट पे देखता हूं, सेम है। हाँ, ये अलग बात है कि ये वाला और ये वाला डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी क्या हो जाएगी? रोहो R1 यहाँ की, इस शेल की, और इस बाहर वाली शेल की जो कि R2 है तो उसकी होगी रोहो R2। ये बात मानता हूं कि इन दोनों का डिफरेंट है, लेकिन ये वाला जो है वो एक सिंगल यूनिफॉर्म है, एज ए यूनिफॉर्म काउंट होगा। टाइम तो नहीं हुआ है ना? अरे यार टाइम हो गया, लेट मैंने ज्वाइन किया क्या? अरे यार शिट, सॉरी। इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं शेल को देखता हूँ, ये वाला शेल देखो, ये वाला शेल, सबको देखो, क्या आपको मालूम है कि शेल के इनसाइड फील्ड क्या होती है? जीरो होती है कि नहीं? तो अगर इस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं तो ये शेल के कारण इस पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं आ रही होगी, जीरो। इस शेल के कारण कोई फील्ड नहीं आ रही होगी, जीरो। इस शेल के कारण कोई फील्ड पे नहीं आ रही होगी, जीरो। इसके कारण जीरो, इसके कारण जीरो, इसके कारण जीरो। और इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले लेते, बहुत क्लोज यहां से मिलते। अरे यार कहाँ भागे? इस पॉइंट पे पी। अब ये देखो इस पॉइंट पे अगर आप पी पे निकाल रहे हो तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पी के आप एक सॉलिड स्फीयर पे हो, पी एक पॉइंट है जो कि इस बार कैसा सरफेस पे है, ये सॉलिड स्फीयर के कारण इस पी पे कितना फील्ड आएगा? क्योंकि बाहर वाले तो सब जीरो बना रहे हैं, तो वही एक पॉइंट होगा। क्योंकि मैंने इसको कैसे बना दिया, इस स्फीयर को, एक सॉलिड है, बाकी सब शेल से घिरा पिरा है, तो मैं बोलता हूं ई एट पी ड्यू टू दिस सिस्टम, ये क्या हो जाएगा आपके पास? ई एट पी ड्यू टू शेल 1, ये वाला 1, ये तो सॉलिड वाला है, ये वाला शेल 1, ई एट पी ड्यू टू शेल 2, ये वाला के कारण, ऐसे ऐसे जितने भी होंगे सारे शेल के कारण, एस इंफिनिटी तक जाना है, प्लस ये सॉलिड वाला है इसके कारण, सॉलिड वाला, सॉलिड स्फीयर। और ये सारे कितने होंगे? जीरो होंगे कि नहीं? और जीरो होंगे तो ये वाला आ जाएगा आपके पास ई एट पी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब इसके लिए कैसे करते थे? इसको पूरा मान लो चिपक गया है, क्या यहाँ पे मास, यहाँ पे पूरा चिपक गया है। अब इसका मास निकालने का गेम है, तो ये मास वाला फॉर्मूला ऐसे लगा के निकाल लोगे, और फिर पी पे क्या हो जाएगा? जी एम बाई आर स्क्वायर। और इसमें अगर आप निकालते हो और डिफरेंशिएट इंटीग्रेट वाले में जाते हो, क्योंकि आप जानते हो मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, ऑफ कोर्स कोई एक फंक्शन निकालते हैं, जब उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है उस वैल्यू को एक्स को निकालते, उस एक्स वैल्यू पे ई मैक्स या ई मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद अगर आप मैथमेटिकल वे में सोचो तो फिर उसके बाद पता नहीं सर कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, फिर डबल डेरिवेटिव पे जाते हैं और फिर देखते हैं कि वहां पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। इतना लंबा गेम करने से अच्छा आप इसके ग्राफ को याद रखना, ये ग्राफ सबके लिए चलता है, ये यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, ई का फंक्शन ऑफ आर। ये देखो मैक्सिमम तब आता है जब इसका सेंटर पे ये क्या होगा, जब आर जो होगा
वो इक्वल टू कैपिटल आर होगा, यानी वो पार्टिकल सरफेस पे होगा, सबसे ज्यादा ई मैक्सिमम होगा। तो इसका अर्थ क्या पूछ रहा है आपको, ई एट दिस पॉइंट। बात समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. निकाल लोगे? निकाल लोगे? बताओ, निकाल लोगे ना? हाँ जी सर। ठीक है, ये आंसर तो यही हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम, ये तो यहाँ पे आ गया, लेकिन वो वैल्यू क्या आएगी वो सब निकाल लोगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने सेम चीज है, देखना जो भी सर आपको 2 मिनट लूंगा, बस ये खत्म कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन में, हेलो सर। हाँ जी हेलो सर, सर। कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ, कंटिन्यू। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे भी देखिएगा, ये सेम काम है। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, जिसका रेडियस a है, फिर सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस 2a एंड 2m, द ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3a। यहाँ तो और सिंपल सी बात हो गई भैया, ये तो बोल रहा है कि इसके अंदर ये वाला देख रहे, एक सॉलिड स्फीयर है, मास m है और इसका रेडियस a है। अरे भैया होगा होगा आपके पास रेडियस a। इसको बोल रहा है कि सराउंडेड कर रखा है कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 2a एंड 2 मास। अरे भैया हमको क्या मतलब तुम्हारे पास कितना थिकनेस है 2a, हमें मास से मतलब होता है। ये पूरा अगर मैं किसी एक्सटीरियर पॉइंट के लिए निकालना है, किसी पॉइंट जो कि कितना है 3a डिस्टेंस है, 3a डिस्टेंस है, यानी इसके सरफेस पे, यहाँ पे 3a डिस्टेंस पे निकाला है, इसका कितना होगा, कौन इसका थिकनेस 2a और इसका रेडियस a, तो 3a पे निकालना है, तो इसको अच्छे से बना देते हैं यहाँ पे 2a, 3a पे यहाँ पे निकालना है। मुझे कोई मतलब नहीं है सर आपसे, बस यहाँ पे आंसर हो जाएगा g टोटल मास 3m बाई r स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर, सीधे आंसर। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है? अगर मैं पूछता यहाँ पे बताओ तो, अगर मैं पूछता यहाँ पे बताओ तो क्या कहते, ये वाला कुछ प्रोड्यूस करेगा नहीं, इस कारण से यहाँ पे फील्ड 0 होगी। तो ये वाला सॉलिड स्फीयर के कारण निकालना है, इसका मास m, gm बाई r स्क्वायर यानी a स्क्वायर। समझ में आ गया? अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कैसे आप इंटीग्रेट करके टोटल मास निकालोगे? ये बात समझ में आ गई ना? स्फीयर वाले के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उसके टाइम पीरियड और ये सब कुछ पूछते रहेंगे। ये सब समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चंस कुछ और हैं जो दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, और ये सारे आप कर लेना, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, मैं पहले ही से लेट हूँ, शर्मिंदा भी हूँ साथ में कि आज तो टेक्निकल एरर हो गई थी। ठीक है, हेलो हेलो सर। हाँ जी सर, मैं इधर ही हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब मैं आपको दे रहा हूँ सर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चंस कर लेना, और देखो जो आपके पास एक दे रखा है ना प्रीवियस ईयर्स वाले में, उसका आप ग्रेविटेशन में पहला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो रॉन्ग, उसमें देख लेना, कुछ कुछ उसमें सोल्यूशंस रॉन्ग रहते हैं, आप उस चीज को देखोगे, वहां पे यूनिफॉर्म डेंसिटी के बेसिस पे बना दिया है। जब नॉन यूनिफॉर्म आपके पास सॉलिड स्फीयर होता है तो उसका दे रखता है फंक्शन, रोहो एज अ फंक्शन ऑफ आर देता है, उससे हम निकालते हैं टोटल मास और फिर हम काम करते हैं जैसा कि फील्ड निकालने में काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सर होश बना दीजिए। हाँ सर। एक सेकंड। यस। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। आज थोड़ा लेट हो गया था, मैं थोड़ा इसी के लिए 10-15 मिनट कोई ना सर, चलेगा। ठीक है, थैंक यू।